आप सभी को। और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और इतने शॉर्ट नोटिस पे आप हमारे परिसर में आए तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरदार पटेल विश्वविद्यालय को अपने अस्तित्व में आए महज अभी 2 साल ही हुए हैं। और इन 2 सालों में हमारी बहुत सी चुनौतियां भी रही हैं और लेकिन मैं कहूँगी बहुत सी उपलब्धियां भी रही हैं। उपलब्धियों का तो हमारी चर्चा नहीं हो पाती है, लेकिन आज मैं उपलब्धियों की बात करूँगी। सबसे पहले तो हमने 2F स्टेटस को लिया अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। 2 महीने के अंदर ही हमने 2F स्टेटस लिया। 2F स्टेटस का मतलब ये है कि वी वर रिकॉग्नाइज्ड बाय द UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में हम एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की लिस्ट में आ गए। उसके उपरांत हमने गर्ल्स हॉस्टल जो 40-45 लड़कियों के लिए है उसे मांडव कॉम्प्लेक्स में खोला। उसके बाद 3 हमारे जो परिसर हैं उनको अपने फ्लैगशिप के अंडर लिया, पद्दर, बासा और सुंदरनगर के। उसके उपरांत हमने PhD के कोर्सेज 6 सब्जेक्ट्स में भी शुरू कर दिए। उसके बाद मैं कहूँगी कि हमारे बहुत से हमें जो है हमारी टीचिंग फैकल्टी को बहुत से प्रोजेक्ट्स भी मिले। इन्हीं 2 वर्षों के अंदर हमने 60 से 65 सेमिनार, वर्कशॉप्स और गेस्ट लेक्चर्स किए। 11 से अधिक हमने MOUs किए दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ। और हमने एक कंपाइल्ड कोर्स भी चलाया 5 इयर्स का फिजिक्स में, जो 5 इयर्स में BSc और MSc का एक इंटीग्रेटेड कोर्स भी जो है वो अपने आप में एक उपलब्धि है, उसको हमने चलाया। इसी के साथ जो मैं अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि इन 2 वर्षों में मानती हूँ कि महज 1.5 साल में हमने 20 करोड़ की जो है ग्रांट रूसा से अपने यूनिवर्सिटी के लिए हम लाने में कामयाब रहे। जहाँ हम अपने बजट बहुत कम होने के उसमें हम बातचीत करते हैं और अपने स्टूडेंट्स को बेहतर सुविधाएं देने की बात करते हैं, तो उसमें हमको इन 20 करोड़ से बहुत संबल प्राप्त हुआ है। और इन्हीं 20 करोड़ से जो है हम अपना सुंदरनगर का कैंपस है उसको हम जो है फर्निश करने जा रहे हैं। और हमारी जो अभी जो हमारी बहुत अच्छी हमारी लैब्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनको और भी हम मॉडर्न और अच्छा करने जा रहे हैं। और सुंदरनगर में जो हमारे PhD के छात्र हैं उनको यहाँ से हम शिफ्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको और भी ज़्यादा एडवांस्ड लैब्स उधर चाहिए हैं। और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी हम सुंदरनगर में ही शिफ्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंग है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का, तो उनके अंडर जो है हम 2 वर्षों से एग्ज़ाम्स कर रहे हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से हम थोड़ा सा इस बार हम डिले हो गए हैं एग्ज़ाम्स के कारण। वो आप सभी जानते हैं कि एक जो है स्टाफ का कंस्ट्रेंट हमें रहता ही है। पर मैं ऐसा मानती हूँ, मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ बाय नेचर, तो मुझे ऐसा लगता है ये जो हमारी कमियाँ हैं इनको दरकिनार करते हुए जो सरदार पटेल विश्वविद्यालय है वो निरंतर जो है आगे बढ़ रहा है। और इसी कड़ी में अगर मैं अपनी उपलब्धियों की कड़ी में कहूँगी तो इस बार हमने, जैसे कि आप जानते हैं यूनिवर्सिटी का स्टेटस एक ऑटोनॉमस स्टेटस होता है, तो हमारे साथ 46 कॉलेजेस एफिलिएटेड भी हैं, जिसमें 18 B.Ed कॉलेजेस हैं और 3 संस्कृत कॉलेजेस हैं। तो इनमें जो PG कोर्सेज चलते हैं और हमारे पास जो 11 कोर्सेज चल रहे हैं अभी यूनिवर्सिटी में, तो इनके लिए और संस्कृत कॉलेजेस के लिए भी और B.Ed कॉलेजेस के लिए भी हम 18 सब्जेक्ट्स में अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि 9 जून से शुरू हो जाएंगे और 19 जून तक ये चलेंगे। 9 जून को पहला एग्ज़ाम जो है B.Ed का एंट्रेंस का हम करने जा रहे हैं। तो इसी विषय में आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है, क्योंकि हमारे लिए एक उपलब्धि भी नहीं है, लेकिन अपनी ऑटोनॉमस स्टेटस को आगे बढ़ाने की दिशा में भी एक ये बहुत बड़ा कदम है। तो 18 सब्जेक्ट्स हैं और इनकी जो फीस जो रहेगी वो वही फीस रहेगी जो मोर और लेस HP यूनिवर्सिटी की है, उसी लेवल पे हमने रखा हुआ है। जो SC ST को थोड़ा कम है और जनरल कैटेगरी में वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। और इनमें जो है हमने विभिन्न सेंटर्स दिए हुए हैं, B.Ed के सेंटर्स थोड़े ज़्यादा दिए हुए हैं और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके नंबर ऑफ़ सीट्स को देखते हुए हमने विभिन्न तरह के सेंटर्स जो है वो पूरे हिमाचल में दिए हुए हैं। जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी छात्र इन कोर्सेज़ में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इनके लिए इन सभी एंट्रेंस टेस्ट में बैठना
मैंडेटरी होगा, ज़रूरी होगा। अगर वो एंट्रेंस टेस्ट नहीं देते हैं तो इन कोर्सेज में एडमिशन लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और ये ओपन है सारे हिमाचल के लिए, ऐसा नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स जो ऑल हिमाचल हैं वो इन टेस्ट को दे सकते हैं, लेकिन एडमिशन उन्हीं 46 कॉलेजेस में होगा जो हमारे साथ एफिलिएटेड हैं। तो इसी के साथ ही मैं चाहूँगी कि हमारे जो यहाँ पे अधिकारी हैं वो एक ब्रोशर की कॉपी, सभी को एक एक ब्रोशर की कॉपी दे। कहाँ है ब्रोशर की कॉपी? लाएं। ये जो है जी, ये ब्रोशर हमने जो है आज लॉन्च ही कर दिया एक तरह से। आज हमारा, मैं ये कहूँगी कि हमारी जो एंट्रेंस की जो टीम, एंट्रेंस कमेटी की जो टीम है हमारी, हम 8-10 लोग हैं। ये सारे लोग इधर ही बैठे हुए हैं। कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम हैं इधर, अपने इंजीनियर वर्मा जी, और ये हमारे सारे अपने DSW हैं, विक्रांत जसवाल हैं जो एक एक्सपर्ट हैं अपने कंप्यूटर्स में और इसमें। तो ये सारे हम यहाँ पे करीबन आज 1.5-2 महीने से इसी प्रक्रिया में लगे हुए थे कि कैसे हम इसको ठीक से हम ज़मीनी इस पे उतारें। तो आज हमारा जो है पूरा इसका कंप्लीट हो चुका है। तो हम पूरी तैयारी के साथ अपना जो है प्लानिंग आपके समक्ष रख रहे हैं। आज हमने मीडिया से वार्ता करी है। 6 तारीख को हम अपना पोर्टल जो है वो अधिकृत तौर पे खोलने जा रहे हैं, और पोर्टल में अब जो स्टूडेंट्स हैं उसमें अपना उनको रजिस्ट्रेशन नंबर एक मिलेगा जब वो पोर्टल खोलेंगे, और अपनी वो उसमें अपनी डिटेल्स डालेंगे, उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू होगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद वहाँ पे विभिन्न कोर्सेज जो हमारी यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेजेस में उनको वो कर सकते हैं, उसकी लिस्ट जो है वो उनको उनके सामने आ जाएगी। और उस लिस्ट में विभिन्न कोर्सेज को, ऐसा ही नहीं है कि एक छात्र एक ही कोर्स के टेस्ट दे सकता है, एक छात्र विभिन्न कोर्सेज के टेस्ट भी, एंट्रेंस टेस्ट भी दे सकता है। तो लेकिन उनकी फीस अलग अलग रहेगी, जितने टेस्ट वो देंगे उनकी फीस जो है वो अलग अलग रहेगी। तो और ये भी है कि 27 तक हमने लास्ट डेट रखी हुई है, 27 मई तक। वो 27 मई तक जो है अपने को रजिस्टर कर सकते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। अगर नहीं कुछ छात्र कर पाए 27 तक तो 2-4 दिन हम आगे बढ़ा भी सकते हैं, और उसके बाद जो है उनको एक रोल नंबर जारी हो जाएगा, उसके बाद उसको भी वो डाउनलोड कर सकते हैं। और अब इसी तरह से 9 तारीख से जो है हम अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम शुरू करने जा रहे हैं। पहले हम 18 तारीख को ख़त्म कर रहे थे, लेकिन शायद 18 तारीख को जो है वो नेट का एग्ज़ाम है, उसके लिए हमको उसको फिर 19 को पोस्टपोन करना पड़ा। अब 19 जून को हमारे सारे एंट्रेंस टेस्ट वाइंड अप हो जाएंगे, और विद इन वीक और 10 डेज आई बिलीव जो है हम रिज़ल्ट इसका आपके साथ शेयर कर पाएंगे, मीडिया में दे पाएंगे। और उसके तत्पश्चात हम जुलाई में अपनी एडमिशन्स की काउंसलिंग शुरू कर पाएंगे, और बीएड की काउंसलिंग भी जुलाई में ही करेंगे हम, और उम्मीद ये करते हैं कि जुलाई में ही सारी काउंसलिंग हम ख़त्म कर दें। और ये एक यूजीसी का भी एक हमें डायरेक्शन रही है इस बार बहुत स्ट्रांगली कि सारी एडमिशन्स जो हैं वो जुलाई में ही कंप्लीट हो जाएं, ताकि जो एक वो सत्र होता है ना, वो अपने नंबर ऑफ डेज़ का सत्र 180 डेज़ का शायद रहता है एक सेमेस्टर, तो वो वक्त से पूरा हो जाए। पिछले साल तो आपको पता ही है कि आपदा का भी रहा, बहुत कुछ रहा पिछले साल, तो मैं कई तरह की आपदाएं रही आप जानते ही हैं तो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हमारे सत्र कभी छोटा कभी बड़ा कभी डिले हो गया, बहुत कुछ रहा। लेकिन इस साल हम चाहते हैं कि सब काम जो है वो टाइमली हो। और इसी के साथ ही अगर आप इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो बीएड का 2 साल का ये, हाँ जी 2 साल का कोर्स रहेगा। नए पैटर्न के हिसाब से 4 साल का सुनने में आ रहा है 4 साल। हाँ जी, लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, और ये 2 साल का रहेगा। हमारे पास करीबन 2000 सीटें हैं, 18 कॉलेजेस हैं बीएड के, तो उन्हीं 2000 सीटों के लिए ये जो है एडमिशन हो रहा है। और बाकी हमने पूरी डिटेल इस ब्रोशर में आपको दी है कि मान लो एमए है, एमएससी है, पूरे जो हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस है, हर एक कॉलेज में कहाँ पे कौन सा कोर्स चल रहा है और वहाँ पे कितनी सीट्स हैं, तो वो अपनी ऑप्शन उसमें भर सकते हैं कि उनका फर्स्ट प्रेफरेंस कहाँ पर है। स्टूडेंट्स भर सकते हैं अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस कि उनका फर्स्ट प्रेफरेंस सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है या सुंदर नगर है या कहीं और किसी कॉलेजेस में भी कोई एमएससी और एमए के कोर्सेज चल रहे हैं। 2 शायद हमारे पास 2 या 3 अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज के लिए भी हम कर रहे हैं, जो बीए, एलएलबी और
BBA और BCA के लिए भी जो है हम एंट्रेंस टेस्ट जो है करने जा रहे हैं। स्टाफ की कमी के चलते आप इतने सारे एंट्रेंस और ये परीक्षाएं कैसे कंडक्ट करेंगे? और कर रहे हैं हम मैनेज, हमारे हौसले बुलंद हैं। और ये एंट्रेंस टेस्ट तो एक ही होता है, 2 घंटे का टेस्ट है वो, उसमें तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। और एक अधिकृत गवर्नमेंट की अधिकृत एजेंसी है CDAC के द्वारा, वही जो है एंट्रेंस टेस्ट करती है नेशनल लेवल पे भी, और वही जो है एजेंसी हमें इसमें एक मदद करने जा रही हैं इसमें। तो इसी तरह से है। आपने एक जिक्र किया आपदा, लास्ट ईयर बहुत सारी आपदा आई विभिन्न। हाँ जी, हाँ तो एक आपदा वैसी आई है जो सोशल मीडिया पे भी और पेपरों में भी चल रही है, और आप बयान भी जारी कर रहे हैं कि प्रोफेसरों की जो नियुक्तियाँ हुई थी उसके ऊपर काफ़ी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि फर्जी प्रमाण पत्र कंडक्ट करके संलग्न करके उनको प्रोफेसरों की नियुक्तियाँ हुई है। देखिए, इस पर क्या बोलूं? उस पर बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं। आप लोगों ने विभिन्न लोगों से पूछा भी, मुझसे भी काफ़ी चर्चाएं हो चुकी हैं। आज इन चर्चाओं का मैं नहीं समझती कोई औचित्य है। हम इन चर्चाओं को मेरे ख्याल अब ख़त्म करना चाहिए। हमें देखना चाहिए आगे बढ़ के जो हम एक सुविधाएं और सर्विसेज जो हम अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, अपने छात्रों को दे रहे हैं, उस दिशा में हमें सोचने की ज़रूरत है। और मैं ये समझती हूँ सरदार पटेल विश्वविद्यालय जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, और मैं ये समझती हूँ कि हमारे जो गवर्नमेंट भी है, मैं ये चाहती हूँ कि हम उनके जो एक तरह से हमारे एक्सपेक्टेशन रहती है उस पे ये सरदार पटेल यूनिवर्सिटी खरा उतरे, और हम निरंतर उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पात्र शिक्षकों से विश्वविद्यालय चलाए जा रहे थे, आपको ऐसे लगता है? देखो, ये कहने को कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं हर एक आरोप का जवाब दूं इस मंच से, और स्पेशली आज दूं। ये आरोप निराधार भी हो सकते हैं, या किसी के अपने मतलब अपनी चॉइस भी हो सकती है आरोप लगाना। ये सरकार के ऊपर है कि वो उनको कितना सीरियसली लेगी। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ, हम अपने एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स को देखते हैं, उनकी निष्ठा को देखती हूँ मैं अपनी, चाहे टीचिंग है चाहे नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ है, उनकी निष्ठा को देखती हूँ। उनके कारण ही हम ये यूनिवर्सिटी जो है आगे चला पा रहे हैं। अगर वो इतने मतलब कैपेबल नहीं होते तो हम नहीं कर पाते सारा कुछ। धन्यवाद। मैंने एक कोर्स शुरू किया MTTL, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करें। ये एक ही कॉलेज है जी कुल्लू में जहाँ पे कोर्स चल रहा है, तो उनके लिए जो है हम ये एंट्रेंस कर रहे हैं। ये टूरिज्म का है कोर्स है। कितने सीट्स है इसमें? इसमें मेरे ख्याल 30 है। हाँ, 30 सीट्स हैं इसमें। ये कुल्लू में एक ही जगह चल रहा है। मैंने कोर्स कौन से कोर्सेज तो हम बड़े सारे करना चाहते थे शुरू, बट किन्हीं कारणों के कारण हम नहीं कर पाए हैं। शायद ये इलेक्शन कोड वगैरह लग गया, उसके कारण हम नए कोर्सेज नहीं शुरू कर पाए। हमारी मीटिंग्स जो कुछ होनी थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल वगैरह की, उसके चलते भी हम नए कोर्स नहीं शुरू कर पाए। बट एक बात ये ज़रूर है कि जो हमारे कोर्सेज ऑलरेडी चले हुए हैं उसके लिए स्टूडेंट्स का फर्स्ट ऑप्शन हमारी यूनिवर्सिटी रहता है, क्योंकि यहाँ सुचारू रूप से कक्षाएँ भी चल रही हैं और हमारे लैब्स भी अच्छे हैं, और यहाँ का माहौल भी एक तरह से उनको लगता है कि एक यूनिवर्सिटी वाला माहौल है। तो सबकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस यहीं पे एडमिशन लेने की रहती है। हमारे पास 30-35 सीटें रहती हैं, लेकिन आपको मैं ये बताने में खुशी मुझे महसूस हो रही है कि हमारे पास 400-500 एक कोर्स के लिए एप्लीकेशंस आती हैं, और बड़ी मेरिट पे जो है ये सारी एडमिशन्स होती हैं। और पहले हमारे पास इसमें MBA में हमारे 40 सीट्स थी, उसको बढ़ा के हमने 60 सीट जरूर कर दिया है। लोग कह रहे थे कि भाई ये ना काफ़ी है, और बहुत ज़्यादा हमारे MBA की डिमांड थी, क्योंकि MBA की प्लेसमेंट अच्छी हो रही है। हमारे यहाँ से जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं काफ़ी अच्छी उनकी प्लेसमेंट हो रही है। ये भी MBA से हैं हमारे जो DSW हैं, और ये भी MBA से हैं विक्रांत जसवाल जी। तो किन यूनिवर्सिटी से MOU साइन हुआ थे दूसरे विषयों के लिए? बहुत सी हमारी इंडियन यूनिवर्सिटी से, हाँ जी, उसमें हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ हैं कई, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी हमारा साइन हुआ है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 10-11 के करीब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ ये मगध यूनिवर्सिटी और भी है। अभी मेरे पास लिस्ट तो नहीं है, लेकिन 11 यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU साइन हुआ है, और उस दिशा में हम आगे बढ़ भी रहे हैं। हम उनके साथ कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम आगे हम जो है वो उनके साथ करने जा रहे हैं। बायोटेक में मास्टर डिग्री का है इसमें? बायोटेक में
बायोटेक का नहीं है। हम चाहते हैं कि आगे, वैसे मैं आपको सच बताऊं तो पद्धर में मेरा बहुत मतलब दिल था कि मैं पद्धर में बायोटेक का और एमटेक के कोर्सेज जो हैं शुरू करूं। थोड़ा दूर है, वो हटके है, तो मैं समझती थी कि प्रोफेशनल कोर्सेज अगर हम शुरू करें वहाँ पे तो वो सक्सेसफुल होंगे। इवन एम.लिब, बी.लिब वगैरह के भी जो कोर्सेज हैं, लाइब्रेरी जो साइंसेज का कोर्सेज हैं, उनको भी हम शुरू करना चाह रहे थे। और बहुत से और भी प्रोफेशनल कोर्सेज, जर्नलिज्म का कोर्स, जर्नलिज्म एंड मास कॉम का कोर्सेज, फिर टूरिज्म के कोर्सेज जो बहुत ज़रूरत है आज की डेट में, और लॉ के कोर्सेज के लिए तो हमें लोगों ने मतलब इतना कर दिया है कि भाई आप लॉ क्यों नहीं शुरू कर पा रहे हैं। तो हमारे पास देखिए तीन कैंपसेस हैं जो अभी खाली पड़े हुए हैं। हमें सिर्फ एक नॉट गवर्नमेंट से मिल जाए, जो मैं उम्मीद करती हूँ आफ्टर इलेक्शन ज़रूर ऐसा कुछ होगा कि वो हमें अलाउ करेंगे कि हम नए कोर्सेज को यहाँ चलाना शुरू कर दें। जैसे कि आपको पता ही है कि गवर्नमेंट भी कहती है कि हमारे पास रिसोर्सेज की सख्त कमी रहती है, उसके कारण हम नहीं आपको कुछ कर दे पा रहे हैं। लेकिन मेरा उनको एक ही सजेशन भी था कि हम सेल्फ फाइनेंसिंग के द्वारा भी ये नए कोर्सेज शुरू कर सकते हैं। बहुत सी कोर्सेज बहुत इंस्टीट्यूशंस में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम स्टेट यूनिवर्सिटी होने के नाते कुछ भी एक गवर्नमेंट की नॉड के बिना हम नहीं कर पाते हैं। तो यही है। लेकिन आने वाले समय में मुझे ऐसे लगता है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है और किसी बात की कोई कमी नहीं है। हम आगे प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं वो बहुत सारे शुरू कर जाएं, जिसमें एक क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स है जो मेरे दिल के बहुत करीब है कि क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स होना चाहिए, लिटरेचर पे कोई कोर्स होना चाहिए। बच्चे जो है आजकल पढ़ाई लिखाई से दूर भाग रहे हैं, उनको डिग्री तो चाहिए लेकिन वो किताबों के नज़दीक नहीं जाना चाहते हैं। तो ये सारी बातें हैं। लाइब्रेरी जो है हम बहुत उसको स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं अपनी लाइब्रेरी को। यहाँ भी है लाइब्रेरी, मांडव में भी लाइब्रेरी है एक, और हमने अभी रिसेंटली जो है हमने 8 to 8 कर दिया है लाइब्रेरी की टाइमिंग्स को एग्ज़ाम्स को देखते हुए। तो हमें स्टूडेंट से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और मैं ऐसा सोचती हूँ विश्वविद्यालय का काम एक एकेडमिक माहौल बनाने का काम होता है कि वो जहाँ भी विश्वविद्यालय हो एक एकेडमिक माहौल बनाए और बच्चों को वो प्रेरित करे कि वो अपने प्रोफेशनल कोर्सेज में या अपने जीवन में कैसे वो आगे जाए, उसके लिए उनको विभिन्न ऑप्शन दे। तो आने वाले समय में हम इन्हें कैरियर काउंसलिंग की भी हम वर्कशॉप्स करवाने जा रहे हैं। और ये मैं चाहूँगी कि इवन कोचिंग भी है जो HSIS के लिए, उसके हमारे अधीन वो हमारे को कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो सरकार अधिकृत करे, तो वो भी हम एक कोचिंग सेंटर, क्योंकि मैं ऐसा देखती हूँ यहाँ बच्चों में कैरियर ऑप्शन की जब बात आती है तो बहुत उस दिशा में कम सोचते हैं, उनका दायरा बहुत सीमित रहता है। और बहुत सारे बच्चे तो कॉम्पिटिटिव कोर्सेज में नहीं जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं लेते हैं, क्योंकि एक माहौल वैसा नहीं है। तो यही है। काउंसलिंग काफ़ी जरूरी है बच्चों के लिए। जैसे मैं बायोटेक की बात कर रहा था, कई छात्र जिन्होंने बैचलर डिग्री की है बायोटेक में, लेकिन आगे उनको ये नहीं पता कि आगे क्या करें। हाँ जी, तो इसमें काउंसलिंग, हाँ जी, ये देखिए जो हमारे कोर्सेज ऑलरेडी रन कर रहे हैं, जो हमारे 11 कोर्सेज यहाँ पे चल रहे हैं, उनके तो हम काउंसलिंग प्रोवाइड करते रहते हैं। मान लो बॉटनी है, जोलॉजी है और फिजिक्स है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, उनको जब लास्ट सेमेस्टर होता है ना जी, तो हम उनको कैरियर काउंसलिंग करवाते हैं कि व्हाट आफ्टर दिस, व्हाट ऑप्शंस यू हैव। अगर आपने PhD नहीं करना है तो आप किस तरह की इंडस्ट्रीज़ में आप जा सकते हैं, अपनी सेवाएं किस तरह की इंडस्ट्रीज़ में आप कर सकते हैं, या लैब्स में, या बड़ी बड़ी लैब्स होती हैं, लेबॉर्ट्रीज, उनमें भी वो अपनी सेवाएं जो हैं साइंसेस के जो PG कोर्स किया हुआ है वो जा सकते हैं। तो इसी तरह से हम इंडस्ट्री के साथ भी हम मतलब MOUs करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल हाउसेस के साथ भी MOUs करना चाहते हैं, ताकि हमारे बच्चों को जो है वो यहीं से प्लेसमेंट दे दे। चाहे ज़रूरी नहीं है प्लेसमेंट MBA की ही हो, प्लेसमेंट MSc जो MSc कर चुके होते हैं उनके लिए भी प्लेसमेंट जो है हो जाती है अच्छी इंडस्ट्रीज़ में, जो केमिस्ट्री है और भी हैं जो कोर्सेज। तो यही है। और